सुबह के 9:30 बज रहे थे और इनका अब तक अता पता नहीं था। रोज तो 8 साढ़े 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक करके लौट आते हैं। रोज की तरह चाय और नाश्ता बनाकर मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। और झूठ क्यों बोलूं, मुझे भूख लगाई थी, रोज की आदत जो ठहरी। कितनी बार कहा है कि मोबाइल साथ रख लिया करो, तो मना कर देते हैं। कहते हैं कुछ देर के लिए तो इस बला से मुक्ति मिले। माथुर को देखता हूँ ना, हर 5 मिनट पे फ़ोन घनघनाता रहता है। तंग आ जाता है, पर मोबाइल नहीं छोड़ता। कभी कभी सोचता हूँ मोबाइल नहीं थे तब भी तो लोग जीते थे और चैन से जीते थे। देर होने लगती है तो चिंता हो जाती है, मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। एक बार कपूर साहब बाइक से टकरा गए थे, 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लग गया था। एक बार गुप्ता जी के पैर में मोच आ गई थी तो रिक्शे पर घर पहुंचाना पड़ा था। 8 दिन तक मालिश होती रही, तब जाकर ठीक से चल पाए थे। सभी तो उम्र दराज हैं, इसीलिए चिंता तो होती है। ये लेकिन बहुत नाराज होते हैं, कहते हैं तुम्हारे मन में हमेशा बुरे ख्याल ही क्यों आते हैं, कभी अच्छा भी तो सोचा करो। फिर मैंने अच्छा सोचना शुरू किया। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन हो। जन्मदिन मनाने के लिए ये लोग सैर करने के बाद सीधे 56 भोग चले जाते हैं। मैंने सोच लिया कि 10 बजे तक प्रतीक्षा करूंगी और फिर नाश्ता कर लूंगी। भूख तो खैर बर्दाश्त कर लूंगी, पर दुनिया भर की दवाइयाँ जो लेनी होती हैं उससे पहले पेट में कुछ डालना भी ज़रूरी है। अपने विचारों में खोई हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। लपक कर दरवाज़ा खोला। उल्हाना की झड़ी लगाने ही वाली थी कि देखा दरवाजे पर ये नहीं थे, माथुर साहब थे, वो भी सपत्नीक। माथुर साहब तो खैर आते ही रहते हैं, पर इतनी सुबह उनकी पत्नी को देखकर आश्चर्य हुआ। नौकरी वाली बहू हो तो सास का असमय बाहर निकलना असंभव होता है। सोचा शायद कोई निमंत्रण देने आए हैं, पर मिसेस माथुर घरेलू साड़ी में थी। ऐसे कपड़ों में कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। भाभी जी चाय पिलाइए, उन्होंने मेरी विचार तंद्रा को भंग करते हुए कहा। आपके यहाँ तो बनी रखी है, चलिए इसी में हिस्सा बांट लेते हैं। मैंने 3 मग्स में चाय डाली और शुगर पॉट सामने कर दिया। आप ये समोसा लीजिए, गरम गरम है, उन्होंने पैकेट मेरे सामने करते हुए कहा। बच्चों के लिए ले जा रहे थे, सोचा 2-4 आप लोगों के लिए भी लेते चलें। समोसा खाते हुए मैंने पूछा, आप आज मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे? ऐसा कहीं हो सकता है भला, मिसेस माथुर बोली। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, सुबह की सैर नहीं रुक सकती। माथुर साहब ने आंखें तरेर कर पत्नी की ओर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से निकल चुका था। अध खाया समोसा प्लेट में छोड़कर मैंने पूछा, अपने दोस्त को कहाँ छोड़ा है? आप नाश्ता कर लीजिए, फिर बताता हूँ। खा लिया मैंने जितना खाना था, अब आप फ़ौरन बताइए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक है। फिर इन्हें कहाँ छोड़ा है? देखिए शांति से सुनिए। हम लोग पार्क से चलने को हुए तो मनोहर जी को एकदम चक्कर आ गया, फिर गिर गए। फिर गिर गए क्या? ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया था। गिरते कैसे? हम सब जो साथ थे। फिर हमने सोचा पास में तो सार्थक नर्सिंग होम है, वैसे बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं। फिर कुछ नहीं, ड्यूटी डॉक्टर ने बीपी चेक किया, ठीक था। फिर वह बोला 11 बजे डॉक्टर साहब आएंगे, एक बार उन्हें दिखा लेते हैं, इसलिए हम उन्हें वहीं छोड़ आए हैं। गुप्ता पास में बैठा है। भाई साहब प्लीज़ मुझे ले चलिए, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आपको लेने ही आया था, ऑटो बाहर खड़ा किया हुआ है, बस सोच रहा था आप मुंह में कुछ डाल लेती। खैर छोड़िए। मैंने फटाफट घर बंद किया और उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में हमने मिसेस माथुर को उनके घर छोड़ा और सीधे नर्सिंग होम की राह ली। मेरे मन में इतनी बुरी बुरी कल्पनाएं आ रही थीं, पर जब पहुंचकर देखा कि ये और गुप्ता जी मज़े से कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे थे, तो मेरी जान में जान आई। डॉक्टर आ गए? माथुर ने पूछा। राउंड ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। कुछ देर बाद ही बुलावा आ गया, ये दोस्तों के साथ चले गए। मैं कमरे में बैठी रही। अच्छा हुआ जो इन लोगों ने कमरा ले लिया था, नहीं तो बाहर बरामदे में बैठना पड़ता। कोई आधा घंटा बाद तीनों लौट आए। रिपोर्ट अच्छी थी, मतलब अभी कुछ वैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है काफ़ी देर तक धूप में बैठने के कारण हुआ हो या उठते समय कोई नस खिंच गई हो। पर डॉक्टर का कहना था एक बार किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं। शाम की अपॉइंटमेंट भी ले रखी थी। नर्सिंग होम के ही एसोसिएट स्पेशलिस्ट हैं,
वे शाम को आएंगे। मैंने उन दोनों से कहा, आप लोग अब घर जाइए, मैं इनके पास हूँ। जाने से पहले वे हमारे दोनों के लिए चाय बिस्किट का ऑर्डर कर गए। दोपहर को मिस्टर एंड मिसेस कपूर खाना लेकर आ गए। शाम को कपूर दंपत्ति चाय और सैंडविच लेकर आ गए। जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर आने वाले हैं तो वो रुक गए। इन डॉक्टर साहब ने भी ओके की रिपोर्ट दी और कहा, दोबारा ऐसा हुआ तो तुरंत संपर्क कीजिएगा, आपका MRI कर लेंगे। नर्सिंग होम वाले डॉक्टर की सलाह थी, आज रात रुक जाइए, सुबह तसल्ली करके घर चले जाइएगा। सब पैसे कमाने के धंधे हैं, ये भुनभुनाए। मैंने कहा, वे तो हमें बुलाने नहीं आए थे, हम ही दौड़कर उनके पास आए थे, तो अब उनकी तसल्ली के लिए रुक जाइए, शायद उन्होंने किसी कारण से ये सलाह दी हो। 7 बजे माथुर साहब आए, बोले मुझे लगा डिस्चार्ज मिल जाएगा, इसलिए नितिन के लिए रुका रहा, गाड़ी लेकर आया हूँ। तो ऐसा करते हैं, नितिन तुम आंटी को घर छोड़ दो और गुप्ता जी से कह दो रात को यहाँ रुक जाएं। वो आ जाएंगे तो मैं ऑटो करके आ जाऊँगा। मैं रुक जाती हूँ, मैंने कहा। नहीं भाभी जी, ये आपके बस की बात नहीं, रात को ज़रूरत पड़ी तो कोई दौड़ भाग करने वाला तो चाहिए। मैं ही रुक जाता, पर इन दिनों मेरी तबीयत ज़रा ढीली चल रही है, इमरजेंसी में किसी काम का नहीं हूँ मैं। नितिन ने मुझे घर छोड़ा, मुझसे चाबी लेकर गेट खोला, फिर मेन गेट का दरवाज़ा खोला, फिर मेरे हाथ में एक टिफ़िन थमाकर बोला, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, अंकल के परहेज का पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम घर जाओ, दफ्तर से लौटकर सीधे आए हो, पता नहीं चाय भी पी कि नहीं, बनाऊं? चाय पीकर ही चला था, आप तकलीफ़ ना करें, हमारा नंबर तो है ना आपके पास, ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। मैं चलूं? उसके जाने के बाद मैं कितनी देर तक सुन्न होकर बैठी रही। इनकी तबीयत का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ठीक ठाक है बता रहे थे, फिर रात भर के लिए रोक भी रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। खाने का जरा भी मन नहीं था, थोड़ा सा मुँह उठाकर मैंने खाना फ्रिज में डाल दिया। टीवी देखने की कोशिश की, मन नहीं लगा, कुछ पढ़ने की भी इच्छा नहीं हुई, तो 9 बजे ही गेट में ताला डालकर मैंने बत्तियां बुझा दी। अपने विचारों में खोई हुई मैं करवटें बदल रही थी कि अचानक गेट की घंटी बजी। इतनी रात गए कौन होगा? मैंने तुरंत बाहर की बत्ती जलाई और खिड़की से झाँक कर देखा। भाभी जी गेट खोलिए। गुप्ता जी की आवाज़ थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा। गुप्ता जी इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो नर्सिंग होम में होना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें डिस्चार्ज मिल गया हो? बदहवास सी गिरते पड़ते मैं बाहर पहुँची। गेट खोलते हुए मैंने कहा, गुप्ता जी आप इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? इतनी रात कहाँ भाभी, अभी 9:30 ही बजे हैं, उन्होंने भीतर आते हुए कहा। अब मैंने देखा कि उनके साथ उनका पोता भी है। मुझे प्रणाम करके बालक एक ओर खड़ा हो गया। आप तो नर्सिंग होम जाने वाले थे ना? जाने वाला था, पर राहुल ने मना कर दिया, बोला कोई इमरजेंसी होगी तो पहले आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं चला जाता हूँ, बस सुबह मुझे जल्दी रिलीव कर दीजिएगा। वो तो नाइट ड्यूटी पर चला गया, आपके लिए मैं शौनक को ले आया हूँ, उन्होंने पोते को आगे करते हुए कहा। यूँ तो पूरा कुंभकर्ण है, पर कोई साथ रहेगा तो आपको हौसला बना रहेगा। सच, किसी के साथ होने की कल्पना मात्र से ही मुझे कितनी राहत मिल गई। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ, उन्होंने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा। दादी को तंग मत करना और होशियारी से रहना। उनके जाने के बाद मैंने गेट में ताला डाला और भीतर आ गई। हॉल का दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने शौनक से कहा, 2 मिनट रुकना बेटा, मैं गेस्ट रूम के बेडरूम की चादर बदल दूँ। नहीं दादी, मैं यहीं दीवान पर सो रहूँगा, बस ओढ़ने के लिए कुछ दे दीजिए। मैंने दीवान पर उसका बिस्तर लगाते हुए कहा, बेटा यहाँ भी टीवी है, कुछ देखना चाहो तो देख लो। नहीं दादी, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। मुझे इतना संकोच आया, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई मारी गई। वैसे भी रात में मैं कितना पढ़ लेता, बस थोड़ा देख लूँगा और आप गेट की चाबी मुझे दे जाइए, मैं सुबह चुपचाप निकल जाऊँगा। वाह, ऐसे कैसे निकल जाओगे? चाय पीकर जाना, बस मुझे एक बार आवाज़ दे देना। उसके लिए दूध का गिलास और पानी की बोतल रखकर मैं सोने चली गई, पर देर रात तक नींद नहीं आई। दिन भर का घटनाक्रम आंखों के आगे घूमता रहा, पता नहीं कब आंख लगी। सुबह उठी तो कमरे में धूप फैल चुकी थी। हड़बड़ा कर उठी, देखा गुप्ता जी का पोता चला गया था। गेट का ताला, चाबी टेबल पर रखे थे, कंबल और चादर तहा कर रखे हुए थे। भीतर डाइनिंग टेबल पर दूध की थैलियाँ रखी हुई थी। मुझे उस पर बड़ा प्यार आ गया, कितना सलीकेदार बच्चा है।
चाय पीकर मैं फटाफट नहा ली। अस्पताल से कोई फ़ोन आए तो रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए। करीब 10:30 बजे माथुर साहब का फ़ोन आया। भाभी, डॉक्टर का राउंड हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे, आप नाश्ता कर लीजिए, भाई साहब को यहाँ करा दिया है, वे कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। सुनो, इन्होंने कहा मेरा बिस्तर बाहर दीवान पर ही लगा देना। इतना ताव आया, बीमारी में भी दरबार लगा कर बैठेंगे। फिर भी दिन भर घर में ऐसा मेला लगा रहा कि इनका कहना भी ठीक था। बेडरूम में किस किस को ले आते, कहाँ बिठाती। ये लोग 1:30 बजे के करीबन घर लौटे। माथुर साहब ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी भाभी जी, आपको बहुत इंतज़ार कराया। दरअसल हम नितिन की राह देख रहे थे, वो लंच आवर में ही आ पाया। कहने का मन हुआ कि टैक्सी कर लेते, पर ऐसा कहकर उनके सदाशयता का अपमान करने की इच्छा नहीं हुई। इनके आते ही 2 दिन से भाए भाए करता घर एकदम गुलजार हो उठा। रात तक आने वालों का तांता लगा रहा। जो लोग नर्सिंग होम में नहीं पहुंच पाए थे, वे क्षमा याचना करते हुए घर आए। मुझे दिन भर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। रात 9 बजे के बाद ये रेला थमा तो मैंने फटाफट खिचड़ी चढ़ा दी। खाने पर बैठते ही इन्होंने बुरा सा मुँह बनाया। मैं इतना बीमार नहीं हूँ भाई, कल से दलिया और खिचड़ी खिलाकर तुम लोगों ने सचमुच मुझे बीमार बना दिया है। सॉरी, मैंने क्षमा याचना करते हुए कहा, पर यह खिचड़ी आपकी बीमारी के उपलक्ष्य में नहीं, दरअसल मुझे कुछ बनाने का समय ही नहीं मिला। देख तो रहे हैं दिन भर कैसी हाय तौबा मची रही। इसीलिए तो कहता हूँ एक कुक रख लो, पर तुम्हारी एक ही रट है, 2 जनों का खाना होता कितना है। हम दोनों के बीच यह शाश्वतवाद था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाती रही। मेरी आंखें झपकने लगी थी। दिन भर जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला था। हम लोग सोने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। बिस्तर के पास रखा कॉर्डलेस इन्होंने फट से उठा लिया। उधर से आवाज़ आते ही इन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया। समझ गई, सोहम होगा। बच्चों का फ़ोन होता है तो हम लोग स्पीकर ऑन कर देते हैं। पापा, आप घर पर हैं? डिस्चार्ज मिल गया? हाँ बेटा, दोपहर में ही आ गया था। डॉक्टर क्या कहते हैं? कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं है, दोबारा ऐसा हुआ तो जांच कर लेंगे। बिल कितना हुआ? वैसे जितना भी हुआ हो मैं पैसे भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट में चेक कर लीजिएगा। बिल का पता नहीं बेटा, माधुर ने ही पे कर दिया था। मैं पूछ कर हार गया, पर उसने नहीं बताया। माथुर, गुप्ता, कपूर, शरण, इन लोगों ने बहुत मदद की बेटा। हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। बेटा एक काम करोगे? बोलिए पापा। मैं इन सब के नंबर भेज देता हूँ, तुम इन सबको एक एक थैंक यू का फ़ोन कर लेना। वो बहुत ऑड नहीं लगेगा? इससे तो अच्छा है मैं कुछ थैंक यू कार्ड भेज देता हूँ, आप सबको दे दीजिएगा। ये कुछ ज़्यादा ही औपचारिक नहीं लगेगा? तो पापा ऐसा करते हैं, मैं अगली बार आऊँगा तो सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँगा और खुद सबके घर जाकर दे आऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, इन्होंने बेमन से कहा। शक्ल से साफ जाहिर था कि उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। फ़ोन रखते ही बोले, सोहम को किसने खबर दी थी? मैंने, और कौन करेगा? मना किया था ना। आपके मना करने से क्या होता है? जरा मेरी भी तो सोचिए, चिंता के मारे प्राण निकले जा रहे थे। बच्चों से ही तो शेयर कर सकती थी। तो सोनिया को भी तो फ़ोन किया होगा, जानती हो ना कि कितनी हाई पर है। रो रो कर घर भर दिया होगा उसने। संजीव बेचारे परेशान हो रहे होंगे। उसे फ़ोन नहीं करती तो वो मेरे प्राण ले लेती कि उतनी दूर भैया को यूएस में खबर कर दी और मुझे हैदराबाद में फ़ोन नहीं कर सकी। प्राण तो अब भी ले लेगी। पापा को घर आए 8 घंटे हो गए और तुमने मुझे खबर भी नहीं की। मेरे पास समय नहीं था और सोनिया को फ़ोन करने का मतलब है आधा घंटा रिसीवर से चिपके रहना। अब सुबह उठते ही फ़ोन कर दूंगी, कह दूंगी पापा रात के 8 बजे घर आए थे। तुम्हारा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाएगा, देख लेना। मैंने सोच लिया था सुबह उठते ही सोनिया को फ़ोन कर दूंगी, पर ऐसा कहाँ हो पाता है। सुबह सुबह इतने सारे काम मुँह बाएं सामने खड़े हो जाते हैं कि और कुछ याद ही नहीं रहता। आखिर 9 बजे उसी का फ़ोन आ गया। मम्मी, पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, नहाने गए हैं। मतलब घर आ गए हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं? कब बताती, शाम को 7:30 बजे आए थे और दरबार लगा कर बैठ गए। मेरा तो एक पैर किचन में, एक ड्राइंग रूम में, ऐसी अवस्था थी। तो सबकी खातिरदारी करना ज़रूरी था मम्मी। ऐसे में कोई आपके स्वागत सत्कार की अपेक्षा नहीं करता। बेटा, घर आए मेहमान को 1 कप चाय तो पिलाई जा सकती है। तुम्हें पता नहीं है इन लोगों ने कितनी मदद की है, कितना सहारा दिया है। इनके पास रात दिन कोई ना कोई बैठा रहा।
गुप्ता जी का बेटा रात को अस्पताल में सोया। उनका पोता मेरे लिए परीक्षा के बावजूद यहाँ रुका। सबके यहाँ से चाय नाश्ता आता रहा और कल इन्हें लाने के लिए माथुर साहब का नितिन लंच आवर में गाड़ी लेकर आ गया था। तुम ही कह रही थी पापा शाम को घर आए थे। ये ठीक कह रहे थे। मेरा झूठ 4 कदम भी नहीं चल पाया था। उसी समय मुझे अगरबत्ती की सुगंध आई। ये नहा चुके थे और साईं बाबा के आगे अगरबत्ती जला रहे थे। मैंने आवाज़ देकर कहा, आपकी लाडली का फ़ोन है, बात कर लीजिए। इन्हें फ़ोन पकड़ाकर मैंने राहत की सांस ली। अब वो पापा के साथ शुरू हो गई। पापा, आप लोग इतने अभिभूत क्यों हो रहे हैं? अड़ोसी पड़ोसी तो मदद करते ही हैं, आप भी तो सबके लिए दौड़ भाग करते रहे हैं। कपूर अंकल की माताजी सीढ़ियों से गिर गई थी तो आप ही उन्हें अस्पताल ले गए थे। गुप्ता अंकल के राहुल की नौकरी एक तरह से आप ही ने लगवाई है, आपकी ही सिफारिश काम आई थी। और माथुर अंकल की पिंकी की शादी में आप ही की गाड़ी 8 दिन तक दौड़ती रही थी। लौटने पर उसे सीधे गैराज में ही भेजना पड़ा था। फ़ोन रखने के बाद कितनी देर तक ये चुप रह गए थे। फिर नाश्ता करते हुए बोले, अपने बच्चे कितने प्रैक्टिकल हो गए हैं। प्रैक्टिकल नहीं, संवेदन शून्य कहिए। मैं सोचता हूँ क्या राहुल और नितिन ने भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही उज्जत की होगी। अब फालतू की बातें सोचकर अपना दिमाग मत खराब कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि उन बच्चों ने अपनी कितनी सेवा की है। वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन लोगों के एहसानों का बदला कैसे चुकाऊँगा। अब उसकी टेंशन लेकर बीमार मत पड़ जाना। एक बात कहूँ, जब हम किसी के एहसानों का बदला चुकाने की बात सोचते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके लिए किसी विपत्ति की कामना करते हैं ताकि उनकी मदद करने का अवसर मिले। इनकी आंखें एकदम चमक उठी। अरे वाह, तुमने तो यह बड़ी अच्छी बात कह दी। यह मेरी बात नहीं है, सदियों पहले वाल्मीकि जी ने कह रखी है। सीता जी का पता ठिकाना पा जाने के बाद प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था, तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे अनिष्ट की कामना करना। गोसाई जी भी कहते हैं, सुन सुत तोरे उरिन में नाही, सो रिलैक्स। बार बार इसरार करने के बाद माथुर साहब ने बिल दिखाया। 35,000 का था। एक रात भर के 35,000 मेरे मुंह से एकदम निकल गया। वे बोले, कमरे का किराया, नर्सिंग चार्जेस, 2-3 टेस्ट कराए थे, उनकी फ़ीस, दवाइयाँ, कमरे में एक बार झांक कर जाने के डॉक्टरों की फ़ीस और सबसे जानलेवा फ़ीस उस स्पेशलिस्ट महोदय की थी। चलिए, ये ठीक ठाक होकर घर आ गए, इस बात के लिए कोई भी ज़्यादा कीमत नहीं है। 2-3 दिन बाद ये बोले, चलो ज़रा माथुर जी के यहाँ हो आएँ। किस लिए? उसके पैसे नहीं देने हैं। मुझे लगा आपने उसी दिन चेक दे दिया होगा। दे सकता था पर नहीं दिया, वो निरी औपचारिकता होती। घर जाकर देंगे तो धन्यवाद ज्ञापन होगा। मुझे उनकी बात ठीक लगी। हम दोनों को देखकर माथुर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने फ़ोन करके गुप्ता लोगों को भी बुला लिया। खूब गपशप हुई, चाय नाश्ता हुआ। इनसे वादा लिया गया कि कल से मॉर्निंग वॉक पर फिर से जाना शुरू करेंगे। घंटा 1.5 घंटा महफिल जमाने के बाद ये उठ खड़े हुए। बड़े अदब के साथ इन्होंने माथुर साहब को चेक थमाया। इतनी जल्दी क्या थी बिरादर, कुछ दिन तो मेरे कर्जदार बने रहते, मज़ा आता। सिर्फ पैसे ही तो लौटा रहा हूँ भैया, बाकी सब लौटाया नहीं जा सकता और मैं लौटाना चाहता भी नहीं हूँ। आप सबका यह कर्ज मुझ पर हमेशा बना रहे, यही कामना है। ये सब कहते हुए इनका चेहरा एकदम प्रसन्न और तनाव रहित लग रहा था। कोई हफ्ते भर बाद ये इतना खुलकर हंसे थे। तो दोस्तों, ये थी मालती जोशी जी के द्वारा लिखी हुई कहानी तो ही उरिन मैं नाही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।